हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ सेट 2023 के लिए एनक्लेस सीरीज, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2 के अंदर कुछ और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो एमसीक्यू कहाँ से लिए हैं, मैंने एनक्लेस से लिए हैं। और मार्केट के अंदर जो तीनों एनक्लेस के वर्जन है, मौसमी, लिपिनकोट और सौंदर्स, उनके सारे एमसीक्यू अपन एग्जाम तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करेंगे और इसके सारे एमसीक्यू ख़त्म होने के बाद में हम स्टार्ट कर देंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। अपना जो ये एमसीक्यू सेशन है, ये हमेशा रात को 10:30 पे रहेगा। आप लोगों को सोते वक्त इस एमसीक्यू सेशन को अटेंड करना है। अगर आप कुछ नई चीज़ों को लर्न कर पा रहे हैं तो आप चीज़ों को क्या करें, पेन और कॉपी लेकर के नोट डाउन करें, ताकि फ्यूचर में आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकें। इसके अलावा इस चैनल से आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। आपको एग्ज़ाम के अंदर इस चैनल से बहुत सारी हेल्प मिल रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आपके लिए है, द नर्स इज सक्शनिंग ए क्लाइंट हु हैड ए लेरिंजेक्टमी, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम द नर्स शुड एक्शन द क्लाइंट। आपके पास जो मरीज है वो कैसा है, लेरिंजेक्टमी वाला है। मरीज कैसा है, लेरिंजेक्टमी हुई है उस मरीज को, और आप क्या कर रहे हो उसके अंदर, सक्शन। तो आपको पूछा है कि आप कितने टाइम तक सक्शन करोगे। ऑप्शन ए कह रहा है 10 सेकंड तक करोगे, ऑप्शन बी कह रहा है 15 सेकंड तक करोगे, और ऑप्शन सी कह रहा है 25 सेकंड तक करोगे, और ऑप्शन डी कह रहा है 30 सेकंड तक करोगे। तो जब भी सक्शनिंग की बात आए, कभी भी कहीं पे भी आपको सक्शन का नाम ले, तो आपको एक बात फिक्स कर लेनी है कि 10 सेकंड से ज़्यादा हम कभी भी मरीज़ के अंदर सक्शन नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपको सक्शन के अंदर और भी कुछ पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा लैंग्वेज घुमा के, कि एक मरीज़ के अंदर आप सक्शन करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे। तो आपको जवाब देना है कि जब भी हम मरीज़ के अंदर सक्शन करने जाएंगे तो सबसे पहले मरीज़ को 100% FiO2 के साथ में 100% FiO2 के साथ में मरीज़ को क्या करेंगे, हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे। मरीज़ को क्या करेंगे, हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे। और जैसे ही सक्शन ख़त्म होगा, सक्शन करने के बाद भी अपन क्या करेंगे, मरीज़ को 100% FiO2 के साथ में हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा अगर आपको पूछे तो आपको बोलना है, हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए हम मरीज़ के अंदर हाइपर ऑक्सीजनेशन करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, सक्शन। जैसे ही सक्शन खत्म होगा उसके बाद भी मरीज़ को क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। सक्शन के अंदर होता क्या है, सक्शन के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। जैसे ही आप मरीज़ के अंदर जो है सक्शन ट्यूब डाल के सक्शन करते हो तो क्या होता है, एक साथ बहुत सारी ऑक्सीजन को बाहर खींच लेता है, और जिससे मरीज़ के अंदर हाइपोवेंटिलेशन होता है, हाइपोक्सिया होता है। और उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, मरीज़ को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। और उसके बाद में 10 सेकेंड तक आपको क्या करना है, 10 सेकेंड तक सक्शन करना है। 10 सेकेंड का ये मतलब नहीं है कि फिक्स 10 सेकेंड तक ही करना है। आपको क्या करना है, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप उस सक्शन को 2 सेकेंड में कर देते हो तो ये और अच्छी बात है मरीज़ के लिए, लेकिन 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको एक स्पेसिफिक चीज़ और ध्यान रखनी है सक्शन में, कि अगर आपको ट्रेकियल सक्शन के अंदर ऐसा आपको बोला जाए कि आप ट्रेकिया का सक्शन कर रहे हो, तो आप उसके अंदर एक लिमिट मैक्सिमम कितनी रख सकते हो, 15 सेकेंड तक रख सकते हो। ये चीज़ आपको इसके अंदर एक एक्सेप्शन के अंदर याद रखनी है, कि अगर एमसीक्यू के अंदर ट्रेकियल सक्शन मेंशन है तो आपको 15 सेकेंड आपको सिलेक्ट करना है। बाकी नॉर्मली अगर सक्शन लिखा है तो आपको सक्शन कितने टाइम तक करना है, 10 सेकेंड से कम टाइम में करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए क्लाइंट फॉलोइंग ए रेडिकल नेक डिसेक्शन फॉर लेरिंजियल कैंसर रिक्वायर। मरीज़ किस चीज़ का था, लेरिंजियल कैंसर का था। और अब ऑन्कोलॉजी वाले डॉक्टरों ने क्या कर दिया है, मरीज़ के अंदर रेडिकल नेक डिसेक्शन किया है। क्या किया है, रेडिकल नेक डिसेक्शन। तो कहीं पे भी अगर रेडिकल वर्ड लगा रहे हैं अपन सर्जरी के अंदर, इसका मतलब पूरे पार्ट को रिमूव किया है। और अगर कहीं पे भी पार्शियल वर्ड लग रहा है, इसके अंदर ऐसे लिख दिया होता पार्शियल नेक डिसेक्शन, तो इसका मतलब हाफ पार्ट को वहाँ से हटाया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब इस मरीज़ के अंदर आप क्या कर रहे हो, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप क्या काम करोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है कि कंप्लीट बेड रेस्ट मिनिमाइजिंग हेड मूवमेंट। आप क्या करोगे, मरीज़ को कंप्लीट बेड रेस्ट पे रख दोगे और उसके हेड के मूवमेंट को बिल्कुल मिनिमाइज कर दोगे, क्योंकि उसके नेक की सर्जरी हुई है। ऑप्शन बी कह रहा है वाइटल साइन वंस शिफ्ट। ये सबसे बड़ा गलत ऑप्शन है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर, कि मरीज़ का जो है पूरी शिफ्ट के अंदर सिर्फ एक बार वाइटल साइन असेस करोगे। जब भी किसी भी मरीज़ के अंदर सर्जरी होती है तो पोस्ट ऑपरेटिव इनिशियली मरीज़ के अंदर हर 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, वाइटल देखने। उसके बाद में होवरली मॉनिटरिंग की जाती है। कब की जाती है, मरीज़ के अंदर होवरली मॉनिटरिंग की जाती है। होवरली
है ना, हर घंटे वाइटल असेस करने होते हैं और इनिशियली हर 15 मिनट में करने होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मरीज़ के अंदर अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो मरीज़ क्या है, हाइपोटेंशन में चला जाएगा, मरीज़ डिहाइड्रेट हो जाएगा और हीमोडायनेमिकली स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वाइटल से आपको कभी भी वन से शिफ्ट नहीं करना है। ऑप्शन सी कह रहा है क्लियर लिक्विड डाइट स्टार्ट एट 48 आवर। ये कह रहा है, ये भी खोटा ऑप्शन है और ये क्या कह रहा है कि मरीज़ को जो है सर्जरी को अगर 48 हो जाएंगे उसके बाद मरीज़ को क्या करेंगे, क्लियर लिक्विड डाइट स्टार्ट कर देंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी मरीज़ के अंदर जो है कमांडो ऑपरेशन यानी कि जो अपने नेक का और इस पूरे पार्ट का ऑपरेशन होता है, इसको अपन कमांडो ऑपरेशन बोलते हैं। कमांडो ऑपरेशन हुआ है, नेक डिसेक्शन हुआ है, लेरिंग्स की कोई सर्जरी हुई, ऐसे मरीजों के अंदर 5 डे तक किसी भी तरह का डाइट जो है अलाउ नहीं किया जाता है। इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ऑप्शन जो है डी, इसके अंदर लिखा है फ्रीक्वेंट सक्शनिंग ऑफ द लेरिंजेक्टमी ट्यूब। ये बिल्कुल सही बात है। आपको क्या करना है, एयरवे को प्रायोरिटी देनी है। मरीज़ के अंदर लेरिंजियल कैंसर था, उसके अंदर सर्जरी हो गई और अब आपको क्या करना है, इसके एयरवे को पेटेंट रखना है। इसीलिए अगर उसके अंदर बार बार सक्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंटली मरीज़ के अंदर सक्शन करना है। और ये बात बिल्कुल सही है और किससे रिगार्डिंग है, एयरवे से रिगार्डिंग है। और एयरवे हमेशा क्या है, प्रायोरिटी है। एयरवे क्या है, ऑलवेज प्रायोरिटी है एयरवे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना है, ए क्लाइंट हैज़ हैड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस फॉर मोर देन 2 वीक, द नर्स शुड। एक मरीज़ आपके पास आया है और उसको क्या है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है और लास्ट 2 वीक से हो रही है। कब से हो रही है, 2 सप्ताह से ज़्यादा हो गया और उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है। अब ये मरीज़ आपके पास आया तो आप क्या एक्शन लेंगे। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है रेफर टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर एंटीबायोटिक। आप क्या कर रहे हो, मरीज़ को क्या है, डॉक्टर के पास भेज रहे हो, किसके लिए, एंटीबायोटिक लिखवाने के लिए। तो अब मरीज़ को अगर आप डॉक्टर के पास भेज रहे हो तो एंटीबायोटिक आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, खोटा है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू गार्गल विथ साल्ट वाटर एट होम। मरीज़ क्या है आपके पास आया और आप उसको क्या कह रहे हो, आपको हॉर्सनेस वॉइस हो रही है तो कोई बात नहीं, आप घर जाओ और साल्ट वाटर के साथ में गार्गल करो, इससे आपके ठीक हो जाएगी। ऑप्शन सी कह रहा है असेस द क्लाइंट फॉर डिस्फेजिया। ऑप्शन डी कह रहा है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक ए थ्रोट एनाल्जेसिया। आप एक काम करो, आपको गले के अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है, तो आप मेडिकल पे जाओ और एक लिग्नोकेन का स्प्रे ला करके थ्रोट के अंदर मार दो, जिससे आपको कम हो जाएगी। तो ऐसे एक्शन आपको ऐसे मरीजों में नहीं लेने हैं। और सी ऑप्शन के अंदर लिखा है कि असेस द क्लाइंट फॉर डिस्फेजिया। जब भी मरीज को क्या है, लेरिंजियल कैंसर होता है तो उसका जो क्लासिकल सिम्टम है वो क्या है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है, कैंसर का वार्निंग साइन माना जाता है जब लेरिंग्स के अंदर कैंसर होता है तब। और डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है, आपको कहाँ डिफ़िकल्टी हो रही है, स्वेलोविंग के अंदर डिफ़िकल्टी, आप किसी चीज़ को निगल नहीं पा रहे हो, उस वर्ड को अपन क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया। और ये क्या है, क्लासिकल सिम्टम है, क्लासिकल वार्निंग साइन है लेरिंजियल कैंसर का। और ये आपको पहले असेस करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, मरीज़ को डॉक्टर के पास भेजना है। और ये जो गार्गल का साल्ट आप कर, साल्ट का जो गार्गल करवा रहे हो मरीज़ को, ये जो साल्ट होता है ना, साल्ट क्या करता है, ये कैंसर सेल को और ज़्यादा ट्रिगर करेगा और वो कैंसर और ज़्यादा स्पीड के साथ फैलेगा। इसीलिए आपको ऐसे गार्गल करने के लिए भी नहीं बोलना है ऐसे मरीजों को जिसको क्या हो रहा है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है और वो कब हो रही है, 2 वीक से ज़्यादा हो रही है। तो इसका आंसर क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, The nurse note that a client has kyphosis, generalized muscle atrophy. Which of the following problem is priority when the nurse develop a nursing plan of care? एक मरीज आपके पास आया, वो कैसा है, काइपोसिस का है। दूसरा उसको क्या है, जनरलाइज्ड एट्रोपी हो रही है। और ऐसे मरीजों के अंदर आप क्या प्रायोरिटी नर्सिंग केयर प्लान जो है करोगे, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है मरीज़ के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर मरीज़ को काइपोसिस हुआ है तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा या उसको कन्फ्यूजन होगा, या ये मरीज जो है इनइफेक्टिव कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, या आपको जवाब देना है कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलो सॉलिड फूड। एक जो वर्ड है, ये जो वर्ड है काइपोसिस, इसका मतलब होता है ये जो अपनी स्पाइन है, ये जो अपनी स्पाइन है, स्पाइन का क्या है, ये जो थोरेसिक पार्ट है ये क्या है, आउटवर्ड कर्वेचर हो गया और उसका हेड आगे की तरफ झुक गया, ऐसी पोजीशन होती है, इसको अपन बोलते हैं काइपोसिस। इसके अलावा एक और वर्ड है जिसका नाम है लॉर्डोसिस। क्या नाम है, लॉर्डोसिस।
लॉर्डोसिस के अंदर होता क्या है, ये अपने स्पाइन का जो लंबर एरिया वाला रीजन है ये क्या है, इनवर्ड हो जाता है, इनवर्ड कर्वेक्चर हो जाता है इसके अंदर, उसको अपन बोलते हैं लॉर्डोसिस। अगर आपको लॉर्डोसिस को समझना हो तो एक फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है और उसको 8 to 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, अब वो उस मरीज का जो पोस्चर है वो कैसा है, लॉर्डोसिस वाला पोस्चर है। लंबर रीजन क्या है, इनवर्ड कर्वेक्चर हो गया है उसका, उसको अपन बोलते हैं लॉर्डोसिस। और थोरेसिक स्पाइन जो है आउटर कर्वेचर हो जाए और उसका हेड आगे की तरफ झुक जाए, उसको अपन बोलते हैं काइपोसिस। इसके अलावा एक और वर्ड रहता है स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस के अंदर क्या है, स्पाइन के अंदर ऐसे लेटरल कर्वेचर आता है, स्पाइन के अंदर क्या है, बीच में से लेटरल कर्वेचर आता है और मरीज आपको एक साइड से टेढ़ा दिखता है, उसको अपन बोलते हैं स्कोलियोसिस। ये क्या है, स्पाइन के डिफॉल्ट है। ये क्या है, अपन जब स्पाइन डिसऑर्डर पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम के अंदर तो ये डिफ़ॉल्ट है, जिसके अंदर काइपोसिस, लॉर्डोसिस और स्केलियोसिस को अपन पढ़ते हैं। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ये मरीज़ कैसा है अपना वाला, काइपोसिस का है, उसको क्या है, मसल्स की एट्रोपी हो रही है। एट्रोपी वर्ड का मतलब होता है, एक होता है हाइपरट्रॉपी, हाइपरट्रॉपी का मतलब है सेल की साइज बढ़ना, एट्रोपी का मतलब है सेल की साइज़ का छोटा होना, हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल का बढ़ना। तो ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है कि एमसीक्यू क्या बता रहा है। एट्रोपी है, मसल्स की एट्रोपी है और उसको काइपोसिस है। ऐसे मरीजों के अंदर क्या होगा, आगे झुकने से या लंबर स्पाइन का कर्वेचर होने से उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं हो सकता और उसके ब्रेन के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसलिए मरीज़ को कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। और उसके स्वेलोइंग में यानी कि थ्रॉट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, माउथ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस मरीज़ को क्या है, सॉलिड फूड को स्वेलो करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो मरीज़ क्या है, इनइफेक्टिव कफिंग करेगा और डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा। ये मरीज़ क्या है, इसका एयरवे अभी स्ट्रेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आगे की तरफ झुक गया है, उसका थोरेसिक जो एरिया है वो भी क्या है, आउटवर्ड उसका कर्वेचर हो गया है। इसीलिए ऐसे मरीजों के अंदर इनइफेक्टिव कफिंग रहती है और ये डीप ब्रीथिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या है, अपने एयरवे के अंदर जो सिक्रेशन बनते हैं नॉर्मली, उसको क्या है, एक्सपलट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ ऐसे मरीजों के अंदर प्रायोरिटी रहती है। तो इसका आंसर क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द क्लाइंट विथ डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज सडनली डेवलप डिस्निया, टैकिपनिया एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। एक मरीज है जिसको क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। डीप वेन अपनी जो बॉडी की डीप वेन है, एक तो सुपरफिशियल वेन रहती है जिसके अंदर अपन कैनुला लगाते हैं, कुछ वेन्स ऐसी होती है जो डीप रहती है, जैसे आप डीप सिफिनस वेन पढ़ते हैं लेग के अंदर, तो वो वेन आपको बाहर दिखती नहीं है लेकिन डीप है। तो कुछ डीप वेन रहती है, उसके अंदर क्या है, थ्रोम्बस का प्लग बन चुका है और ऐसा मरीज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उसको क्या है, सडनली क्या है, डिस्निया हुआ, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगी, टैकीपनिया हुआ, नंबर ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गई और उसको क्या है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रही है। अब ऐसे मरीज के अंदर आप क्या एक्शन लोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो सारे सिम्टम है किसको इंडिकेट कर रहे हैं, पल्मोनरी ईडी, पल्मोनरी एम्बोलस को, पल्मोनरी एम्बोलस को। अब वो जो प्लग बना था डीप वेन के अंदर, वो वहाँ से मूव हुआ और कहाँ पे आके फंस गया है, लंग्स में, इसलिए मरीज़ को क्या हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, टैकीपनिया हो रहा है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रही है। तो मरीज़ के अंदर क्या है, पल्मोनरी एम्बोलस के सिम्टम आ रहे हैं। अब आप क्या एक्शन लोगे। ऑप्शन ए कह रहा है एलिवेटेड द हेड ऑफ बेड 30 से 45 डिग्री। ऑप्शन बी कह रहा है इनकरेज द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथिंग। ऑप्शन सी कह रहा है अस्कल्टेट द लंग्स टू डिटेक्ट अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। और ऑप्शन डी कह रहा है कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। आपको क्या करना है, ऐसे अगर डिस्निया हो रहा है, टैकीपनिया हो रहा है, जो सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं उसके लिए आपको अस्कल्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या है, मरीज़ को तो अभी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है और आप उस मरीज़ को कह रहे हो डीप कपिंग करो, आप डीप ब्रीथिंग करो, तो नहीं करवाना, इससे मरीज़ के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा। और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है कॉन्टैक्ट टू फिजिशियन, तो फिजिशियन को बताना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस सिम्टम को एलिमिनेट करने का काम करना है। क्योंकि अगर आप फिजिशियन को बुलाने जाओगे तो वो आते भी आपको यही बोलेगा, पल्मोनरी एम्बुलेंस मरीज़ को अगर हुआ है तो हाथों हाथ अंदर हाथ डाल के नहीं निकाल सकते वो। तो इसके लिए आपको पहले क्या है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, उसके हेड ऑफ बेड को एलिवेटेड करके रखना है ताकि वो मरीज़ को क्या है, ब्रीथिंग के अंदर थोड़ा सा कंफर्टनेस फील हो। और उसके बाद आपको कहाँ जाना है, डॉक्टर को बताना है सिम्टम मरीज़ के अंदर आ रहे हैं, तो मरीज़ के लिए डॉक्टर बाद में एक्शन लेगा। इससे पहले आपको क्या करना है, मरीज़ के हेड ऑफ बेड को एलिवेटेड करना है ताकि उसको क्या है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम कम हो जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट डाटा टू गैदर फ्रॉम ए क्लाइंट हु हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद निमोनिया। मरीज़ को क्या है, निमोनिया है, और आप कौन कौन से डाटा उससे गैदर करोगे, ये आपसे पूछा है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, इसमें से कौन कौन से डाटा आप जो है निमोनिया वाले मरीज से लोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है क्वालिटी ऑफ ब्रीथ साउंड, उसके ब्रीथ की साउंड कैसी है आप देखोगे। ऑप्शन बी कह रहा है प्रेजेंस ऑफ बोवल साउंड, मरीज के अंदर बोवल साउंड है या नहीं ये देखोगे।
ऑप्शन सी कह रहा है अक्रेंस ऑफ चेस्ट पेन, ऑप्शन डी कह रहा है अमाउंट ऑफ पेरिफेरल एडिमा, और ऑप्शन ई कह रहा है कलर ऑफ नेल बेड्स। तो मरीज़ के अंदर जब निमोनिया है, निमोनिया का मतलब है लंग्स की जो पेरिनकाइमल मेम्ब्रेन है उसका इन्फेक्शन होना, उसका इन्फ्लामेशन होना, ऐसी कंडीशन को अपन निमोनिया बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ दी मरीजों के अंदर बैक्टीरियल निमोनिया ज़्यादा रहता है। और ऐसे मरीजों के अंदर क्या है, जब लंग्स का इन्फेक्शन होगा तो लंग्स के साउंड गड़बड़ाए जाएंगे, ये बात सही है। इसका मतलब आपको क्वालिटी ऑफ ब्रीथ साउंड असेस करना है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रेजेंस ऑफ बोवल साउंड। तो बोवल साउंड जो है उसका लंग्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका जीआई सिस्टम खराब हो रहा है तब आपको बोवल साउंड देखना है। तो आंसर बी क्या है, गलत है, ये हम डाटा नहीं लेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है अक्रेंस ऑफ चेस्ट पेन। तो जो मरीज निमोनिया वाला होता है इनको क्या है, प्लूराइटिक स्टिक पेन होता है। कैसा होता है, प्लूराइटिक पेन होता है। प्लूराइटिक पेन का मतलब है अगर अपने को कोई चाकू घोबे तो कितना पेन होता है, वैसा पेन होता है। तो आपको चेस्ट का अक्रेंस पेन कैसा है वो आपको देखना है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कह रहा है अमाउंट ऑफ पेरिफेरल एडिमा। मरीज़ को तो क्या हुआ है, निमोनिया, और आप क्या देख रहे हो, पेरिफेरल एडिमा। तो ये गलत बात है, क्योंकि निमोनिया के अंदर एडिमा किस वजह से होगा, कोई रीज़न नहीं है। एडिमा कब होता है, जब बॉडी के अंदर या तो प्रोटीन कम हो गया है, तब क्या है जो वेस्कुलर फ्लूइड है वो क्या है एक्स्ट्रा वैक्सेशन में शिफ्ट हो रहा है, तब होता है। जब एल्ब्यूमिन कम होता है तब। या कब होगा, जब मरीज़ के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया। जब मरीज़ के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो बॉडी के अंदर एडिमा आ जाता है। तो निमोनिया के अंदर एडिमा नहीं आता है। ऑप्शन ई के अंदर लिखा है कलर ऑफ नेल बेड्स। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी मरीज़ के अंदर निमोनिया होता है तो लंग्स जो है हमेशा जो 100% जो है अपने ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, वैसा उसकी एबिलिटी नहीं रहती है निमोनिया के अंदर। इसीलिए क्या है, हाइपोक्सिया हो जाता है। लेकिन सेंटर के अंदर हाइपोक्सिया क्यों नहीं हो रहा, जैसे ही हार्ट के आयोटा से ब्लड निकला तो वो सेंटर के अंदर तक जाते जाते तो उसकी प्रॉपर सप्लाई रहती है, लेकिन जैसे ही पेरीफ्री तक जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो पेरीफ्री के अंदर मरीज़ के अंदर हाइपोक्सिया रहता है। उसके नेल बेड आप देखोगे तो वहाँ क्या आपको दिखेगा, पेरिफेरल साइनोसिस दिखेगा निमोनिया वाले मरीजों के अंदर। इसीलिए आपको कलर ऑफ नेल बेड्स आपको देखना है। मरीज़ के अंदर चेस्ट पेन का अक्रेंस आपको देखनी है और उसके ब्रीथ साउंड कैसा ये आपको देखनी है। तो इसका आंसर है ए, सी और ई। ए और सी, ई, ये आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है निमोनिया से रिगार्डिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए क्लाइंट विथ बैक्टीरियल निमोनिया इज टू बी स्टार्टेड ऑन IV एंटीबायोटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एंटीबायोटिक थेरेपी। एक मरीज है जो बैक्टीरियल निमोनिया का है और आपके पास आया, आप उसको क्या दे रहे हो, IV एंटीबायोटिक दे रहे हो। लेकिन उस एंटीबायोटिक को देने से पहले आप कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट भेज दोगे जो जरूरी है एंटीबायोटिक देने से पहले, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आप यूरिन एनालिसिस के लिए भेज दोगे पहले, उसके बाद एंटीबायोटिक दोगे। ऑप्शन बी कह रहा है स्पूटम कल्चर भेजोगे उसके बाद एंटीबायोटिक दोगे। ऑप्शन सी कह रहा है चेस्ट रेडियोग्राफी, यानी कि आप चेस्ट का एक्सरे करोगे उसके बाद एंटीबायोटिक दोगे। ऑप्शन डी कह रहा है रेड ब्लड सेल काउंट करोगे, RBC के काउंट आप जो है करोगे पहले, उसके बाद जो है एंटीबायोटिक दोगे। तो जब भी कभी भी चाहे निमोनिया हो चाहे कोई भी बीमारी के अंदर एंटीबायोटिक स्टार्ट करो उससे पहले कल्चर रिपोर्ट भेजना बेहद ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कल्चर क्यों भेजते हैं, इसका रीज़न है, जैसे मान लो ये क्या है, मरीज़ बैक्टीरियल निमोनिया का है, तो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से उसको निमोनिया हुआ, वो किस रिपोर्ट के अंदर आता है, कल्चर रिपोर्ट के अंदर आएगा। और उस कल्चर रिपोर्ट के अंदर ये भी आएगा कि ये बैक्टीरिया कौन सी एंटीबायोटिक से मरेगा। तब आपको पहले आपको क्या कहना है, मरीज़ आपके पास आया, आपने उसके लिए क्या है कल्चर सैंपल ले लिया और कल्चर सैंपल लेके लैब के अंदर भेज दिया और उसके बाद आप उस मरीज़ को क्या देना है, एंटीबायोटिक। अगर आप पहले एंटीबायोटिक दे दोगे तो वो क्या है, आपकी फॉल्स रिपोर्ट आएगी। उसके बाद अगर आप कल्चर भेजोगे तो फॉल्स रिपोर्ट आएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से बैक्टीरिया ने मरीज़ को निमोनिया किया है। इसीलिए हमेशा कल्चर पहले भेजना, उसके बाद एंटीबायोटिक देनी। नेक्स्ट MCQ अपना, When caring for a client who is receiving on aminoglycosides antibiotic, the nurse should monitor which of the following laboratory values। एक मरीज है जो क्या ले रहा है, अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक ले रहा है और आप कौन सी लैब वैल्यू को असेस करेंगे इसके साथ में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है सीरम सोडियम, ऑप्शन बी कह रहा है सीरम पोटासियम, ऑप्शन सी कह रहा है सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन डी कह रहा है सीरम कैल्शियम लेवल। तो जो मरीज है वो कौन सी एंटीबायोटिक ले रहा है, अमाइनोग्लाइकोसाइड की जो कैटेगरी है इसको ले रहा है। जैसे मान लो अमाइनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन कौन सी रहती है एंटीबायोटिक, जो जिसके पीछे सिन वर्ड लगता है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है। ये माइसिन वाली ड्रग सारी कैसी है, अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की, और ये कैसी ड्रग होती है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। कैसी होती है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। और जब रीनल सिस्टम के ऊपर इतना इफेक्ट आता है इसका, किडनी को ये ख़राब करने वाली ड्रग है,
तो किसका लेवल बढ़ेगा? सोडियम का लेवल नहीं बढ़ेगा, पोटेशियम का नहीं बढ़ेगा, कैल्शियम का नहीं बढ़ेगा। ये किसको अफेक्ट करेगी? सीरम क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देगी। जब ये ड्रग क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक है, तो आपको क्या करना है? किडनी फंक्शन टेस्ट असेस करना है। क्या करना है? KFT को असेस करना है। KFT के अंदर क्या देखते हैं अपन? सीरम क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल देखते हैं। ये चीज़ें देखनी है। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये बाद की बात है, पहले आपको क्या देखना है? जो ड्रग नेफ्रोटॉक्सिक है उसके साथ में आपको KFT को असेस करना है। नेक्स्ट MCQ अपना, bed rest is prescribed before the client with pneumonia during the acute phase of illness. The nurse should determine the effectiveness of bed rest by assessing the client. आप क्या है, मरीज़ को क्या किया है? बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब किया, और मरीज़ किसका है? निमोनिया का है, और एक्यूट फेज़ के अंदर उसको क्या है? बेड रेस्ट डॉक्टर ने लिख दिए। अब जो है नर्स क्या कर रही है, उसको क्या असेस करके उसको पता चलेगा कि इसके अंदर बेड रेस्ट जो है वो इफेक्टिवनेस दिखा रही है कि भाई बेड रेस्ट देने से मरीज़ के अंदर कुछ सुधार आया है। वो आप क्या देख के बताओगे? जो मरीज़ है निमोनिया का और किसके अंदर है? एक्यूट फेज़ के अंदर है मरीज़। ऑप्शन ए कह रहा है डिक्रीज सेलुलर डिमांड फॉर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है रिड्यूस एपिसोड ऑफ कफिंग, और ऑप्शन सी कह रहा है डिमिनिश्ड पेन व्हेन ब्रीथिंग डीपली, ऑप्शन डी कह रहा है एबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट सिक्रेशन मोर इजीली। मरीज जो है उसको बेड रेस्ट दे रहे हैं, मरीज सो रहा है, तो उसके अंदर जो है सिक्रेशन बाहर निकालने वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है डिमिनिश्ड पेन व्हेन ब्रीथिंग डीपली, मरीज को सुला दिया तो कभी भी मरीज सो के डीप ब्रीथिंग नहीं करता है। मरीज कैसी पोजीशन में ब्रीथिंग इजीली कर पाता है? सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन में। तो ये जो है पेन को कम जो है, मरीज को अगर आप बेड रेस्ट दोगे तो उसका पेन खत्म हो जाएगा, ये बात भी गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है रिड्यूस एपिसोड ऑफ कफिंग, मरीज को अगर सुला दिया तब उसको कफिंग नहीं होगी, ये बात भी गलत है। सुलाने से कफिंग नहीं जाती है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऑप्शन ए कह रहा है डिक्रीज सेलुलर डिमांड फॉर ऑक्सीजन, तो जब भी अपन क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है, और जब आपका लंग्स बिल्कुल अफेक्ट नहीं है तब क्या है, उस डिमांड को वो इजीली पूरा कर देता है। लेकिन ऐसे मरीज जो निमोनिया है, उसकी लंग्स की पेरेन्काइमा पूरी इन्फ्लाम्ड हो रखी है, वो लंग्स अगर आप एक्टिविटी करोगे तो ये क्या है, आपके सिम्टम और ज़्यादा जो है एग्जैजरेट हो जाएंगे, और ज़्यादा सिम्टम आने लग जाएंगे आपको, डिस्निया, टैकीपनिया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि लंग्स के अंदर इतनी एबिलिटी अब नहीं है कि वो आपको जो है नॉर्मल लंग्स की तरह जो है आपके ब्लड को प्यूरीफाई करे। तो अपन क्या देखेंगे, मरीज़ को सुला के अपन क्या करते हैं, उसकी ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं। क्या करते हैं, उसके ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तब आपके बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड कम रहती है। तो जो मरीज़ निमोनिया का है उसको बेड रेस्ट अपन देख के उसकी इफेक्टिवनेस कैसे देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, सेलुलर ऑक्सीजन डिमांड कम हो चुकी है। नेक्स्ट MCQ अपना, द साइनोसिस दैट बैक्टीरियल निमोनिया इज ए प्राइमरली कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मरीज़ के अंदर क्या है, साइनोसिस है, और वो मरीज़ क्या है, बैक्टीरियल निमोनिया का है, प्राइमरली कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या कोज करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, बैक्टीरियल निमोनिया कार्डियक आउटपुट को कम कर देता है। ऑप्शन बी कह रहा है प्लूरल इफ्यूजन होता है, बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से प्लूरल इफ्यूजन होता है, इसीलिए अपने को साइनोसिस दिखता है। ऑप्शन सी कह रहा है इनएडिक्वेट पेरिफेरल सर्कुलेशन, बैक्टीरियल निमोनिया क्या करता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन को क्या है, इनएडिक्वेट कर देता है, इसलिए अपने को साइनोसिस दिख रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है डिक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, जो बैक्टीरियल निमोनिया है ये क्या है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है 100% ऐड नहीं होने देता है, ये बात कह रहा है। तो जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया जो किसका है, निमोनिया हो रहा है मरीज़ को, और उसके कार्डियक आउटपुट को कम होने का कोई लॉजिक नहीं है, हार्ट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा चीज़ लिखा है प्लूरल इफ्यूजन, तो बैक्टीरियल निमोनिया कभी भी प्लूरल इफ्यूजन कोज नहीं करते हैं। ऑप्शन सी है इनएडिक्वेट पेरिफेरल सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन यानी कि हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, फिर से सर्कुलेशन की बात है, इसका मतलब हार्ट की मशीन खराब हो रही है, नहीं, बैक्टीरियल निमोनिया कभी भी सर्कुलेशन को अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है डिक्रीज ऑक्सीजन ऑफ द ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम कर देता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल निमोनिया जाकर के किसकी पेरेन्काइमा को ख़राब कर रहा है, लंग्स की पेरेन्काइमा को ख़राब कर रहा है, तो अब लंग्स जो है वो क्या है, इफेक्टिव ब्लड को ऑक्सीजनेटेड नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कम हो रही है, तो ये कौन करता है, बैक्टीरियल निमोनिया करता है। बाकी तीनों चीज़ें बैक्टीरियल निमोनिया नहीं करता है, इसका आंसर क्या है, डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल स्टेटस चेंज में अकर व्हेन ए क्लाइंट विथ निमोनिया इज फर्स्ट एक्सपीरियंसिंग हाइपोक्सिया,
मरीज़ क्या है, निमोनिया का है और उसके मेंटल स्टेटस के अंदर चेंजेस हो रहा है, तो फर्स्ट सिम्टम आप क्या आएगा, हाइपोक्सिया की वजह से, ये आपसे पूछा है। मरीज़ क्या है, निमोनिया का है और उसके मेंटल स्टेटस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और हाइपोक्सिया की वजह से पहले कौन सा सिस्टम आएगा, जो सिम्टम आएगा सबसे पहले, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कि जैसे ही मरीज़ को जो है निमोनिया की वजह से हाइपोक्सिया होगा और मरीज़ कोमा में चला जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है मरीज़ के अंदर एफएथी आ जाएगी। तो एफएथी का मतलब होता है कि मरीज़ क्या है, दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा है, ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है मरीज़ इरिटेबल हो जाएगा और ऑप्शन डी कह रहा है मरीज़ के अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। तो डिप्रेशन कब आता है, जब बॉडी के अंदर क्या है, सीरोटोनिन का लेवल कम होता है ना, सीरोटोनिन का लेवल जब कम होता है तो मरीज़ कैसा होता है, डिप्रेशन वाला। और डिप्रेशन वाले मरीज़ों के अंदर ही क्या होती है, एपैथी होती है। जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनके अंदर क्या रहता है, होपलेसनेस हो जाए, वर्थलेसनेस हो जाते हैं, है ना, उसके अंदर कोई होप नहीं रहती है, मूड उनका बिल्कुल सैड हो जाता है ना, उनको ऐसा लगता है सब कुछ लाइफ में ख़त्म हो गए, तो वो मरीज़ कैसे होते हैं, डिप्रेशन वाले। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो सीरोटोनिन अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, सीरोटोनिन का लेवल जब कम हो जाता है बॉडी के अंदर तो मरीजों के अंदर डिप्रेशन वाले सिम्टम आते हैं। और कोमा के अंदर मरीज़ जो है डायरेक्टली हाइपोक्सिया और मरीज़ कोमा के अंदर चला गया, ये बात सबसे बड़ी गलत है कि डायरेक्टली मरीज़ कोमा के अंदर जाएगा, नहीं जाता है। और ऑप्शन सी बचा है कि मरीज़ क्या है, सबसे पहले इरिटेबल होगा। जैसे ही ब्रेन, अपने जो ब्रेन सेल है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जो जैसे ही मरीज़ के अंदर हाइपोक्सिया होगा तो सबसे पहले कौन फड़फड़ाएगा, ब्रेन। और इसलिए मरीज़ के अंदर मेंटल चेंजेस आते हैं, मरीज़ का ब्रेन इरिटेट होता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रॉपर। तो ऐसे मरीजों के अंदर सबसे पहले क्या होगा, इरिटेबल होगा। उसके बाद मरीज़ कैसा होगा, रेस्टलेसनेस होगा, रेस्टलेसनेस होगी मरीज़ के अंदर। अगर ये इरिटेबिलिटी ऑप्शन के अंदर नहीं हो तो आप जवाब रेस्टलेसनेस दे सकते हो। मरीज़ सबसे पहले इरिटेबल होगा, उसके बाद उसके अंदर रेस्टलेसनेस आएगी, उसके बाद मरीज़ अनकॉन्शियस होगा और उसके बाद मरीज़ कोमा में जाएगा। ऐसा स्टेप रहता है जब भी ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया होता है। तब इतना अपन निमोनिया के अंदर होने नहीं देते। निमोनिया के अंदर मरीज़ के अंदर जब भी हाइपोक्सिया होता है तो उसके लिए इंटरवेंशन लिए जाते हैं। और सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन सेल अफेक्ट होती है, उसके अंदर इरिटेबल होता है ब्रेन, उसके बाद रेस्टलेस होती है, उसके बाद मरीज़ अनकॉन्शियस होगा, उसके बाद कोमा में जाएगा, डायरेक्ट कोमा में नहीं जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग ए मीजर वुड मोस्ट लाइकली बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग प्लूरैटिक चेस्ट पेन इन द पेशेंट विथ निमोनिया। जो मरीज़ निमोनिया का है उसको पेन कैसा होता है, मैंने आपको बताया नाइफ लाइक पेन होता है और प्लूरैटिक चेस्ट पेन के नाम से जाना जाता है उसको। और इस पेन को कम करने के लिए आप क्या मेजरमेंट लेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप क्या करेंगे, क्या आप पेशेंट को बोलेंगे कि आपको ये करना है। ऑप्शन ए कह रहा है इनकरेज द क्लाइंट टू ब्रीथ स्लोली, मरीज़ को बोलेंगे आप ये काम करो कि आपको पेन हो रहा है तो आप स्लो ब्रीथिंग करो। ऑप्शन बी कह रहा है हैव द क्लाइंट प्रैक्टिस एब्डोमिनल ब्रीथिंग। आप क्या है, मरीज़ को क्या है, चेस्ट पेन हो रहा है, उसको जाके आप सिखाओगे कि आप क्या करो, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करने की कोशिश करो। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है ऑफर द क्लाइंट इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो मरीज़ को तो पहले से ही क्या है, प्रॉब्लम हो रही है निमोनिया की वजह से, अब आप क्या करवा रहे हो, यहाँ इंसेंटिव स्पायरोमीटर से एक्सरसाइज करवा रहे हो लंग्स की। तो ये तो क्या है, लंग्स की एक्टिविटी को और बढ़ाना आपको नहीं है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आपको जवाब देना है पोस्ट ऑपरेटिव मरीज जो रहते हैं जिनके अंदर जनरलाइज्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो जब भी मरीज़ के अंदर जनरलाइज एनेस्थीसिया देते हैं तो उसके जो डायफ्राम मसल्स है वो भी क्या है, एकदम पैरालाइज हो जाती है। और पोस्ट ऑपरेटिव लंग्स क्या है, कोलैप्स नहीं हो, इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या है, मरीजों को बोलते हैं कि आप एक काम करो, माउथ से क्या करो, इसके अंदर फूंक मार मार के इन बोलों को ऊपर चढ़ाओ, वही होती है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर निमोनिया वाले मरीजों को नहीं करवाना है, पोस्ट ऑपरेटिव मरीजों को करवाना है। तो ये ऑप्शन सी क्या है, गलत है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग आप सिखाने जाओगे तो मरीज़ आपको बोलेगा कि एब्डोमिनल ब्रीथिंग कैसे करनी है, आप मुझे सिखा दो, आप बता दो कैसे करनी होती है एब्डोमिनल ब्रीथिंग। आपके लंग्स जो है वो कहाँ है, थोरेसिक कैविटी के अंदर, और आप जाके क्या सिखा रहे हो, एब्डोमिनल ब्रीथिंग जाके सिखा रहे हो, तो वो आपको नहीं सिखानी है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है टीच द क्लाइंट टू स्प्लिट द रिब गेज व्हेन कफिंग। ये बात बिल्कुल सही है। आप क्या करो, जब आपको खांसी आए तो आप रिब गेज को हाथ से सपोर्ट करो, उसके बाद खांसी करो। वैसे भी अगर किसी को ज़्यादा खांसी आती है तो आपने कभी असेस किया हो तो उसके अंदर क्या करता है, मरीज़ क्या करता है, यहाँ अपने चेस्ट पे हाथ देता है और उसके बाद खांसी करता है, और हमेशा क्या बोलता है कि खांसी मुझे इतनी आती है कि मेरी पसलियाँ दर्द हो रही है ना। तो उसी को रिब गेज किसको बोला जाता है, तो 12 पेयर अपनी रिब्स रहती हैं, 12 पेयर एक अपनी रिब्स रहती है और एक बोन कौन होती है, स्टर्नम। और इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है, रिब गेज बना हुआ है, पूरा अपना जो थोरेसिक वाला पार्ट है। और ये क्या है, 12 पेयर रिब्स बनी है और एक बीच में स्टर्नम को लगा के इस रिब गेज को बनाया, और इसी के अंदर अपना लंग्स जो है वो सेव है। और मरीज़ को क्या है,
निमोनिया और उसको क्या है पेन हो रहा है, और ऊपर से अगर उसको कफिंग होगी तो ये पेन और ज़्यादा होने लग जाएगा। इसीलिए अगर ये खांसी मरीज़ को आ रही है तो ना तो स्लो ब्रीथिंग करवानी है, ना एब्डोमिनल ब्रीथिंग करवानी है, ना इंसेंटिव स्पायरोमीटर करवा के इस पेन को बढ़ाना है। आपको क्या करना है, बाबा जी को सिखाना है कि अगर आपको खांसी आए तो आप क्या करो, अपने रिब गेज पे हाथ रख के, इसका स्प्लिंट का मतलब होता है सपोर्ट। जैसे मान लो किसी मरीज़ को फ्रैक्चर होता है, जब किसी मरीज़ को फ्रैक्चर होता है तो अपन स्प्लिंट लगाते हैं, एक पट्टी लगाते हैं सीधी, जो क्या करती है उस फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट देती है। वैसे ही आपको क्या करना है, अपने रिब गेज को सपोर्ट देना है और उसके बाद खांसी करनी है, ताकि आपको थोड़ा पेन कम होगा। पेन तो होगा ही लेकिन थोड़ा कम होगा, इसीलिए ऐसी चीज़ आपको सिखानी है। बाकी ब्रीथिंग पैटर्न नहीं सिखाना है, ना ही इंसेंटिव स्पायरोमीटर सिखाना है। तो इसका आंसर क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर में कुछ नई चीज़ों को लर्न किया है, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ा है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये एमसीक्यू क्या पूछ रहे हैं, कैसे इसके जवाब दिए जा रहे हैं, तो अगर आपको क्या करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।